प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी स्नेट चाहे दर्पण में। तो फ्रेंड्स, अभी आपको पता है कि हम यहाँ पर हिंदी नाटक महाभोज को देखने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम में काफ़ी बड़े बड़े नाटक लगे हुए हैं, या फिर जो भी तथ्य हैं वो बड़े हैं। जैसे कि आप इकाई 10 को ले लीजिए, तो इकाई 10 में यदि हम बात करें दिनकर की डायरी की, या फिर संस्कृत के 4 अध्याय की, तो वहाँ बड़े बड़े टॉपिक लगे हुए हैं। तो ये नहीं कहते कि आप पूरा ही पढ़ लें 800 पेज का। 800 पेज पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी परीक्षा काफ़ी निकट है। तो इससे आप हर टॉपिक का समरी अवश्य पढ़ें। समरी के साथ साथ ही आपको देखना है कि उसके पात्र परिचय क्या है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। साथ साथ आपको ये भी देख लेना है बंधु कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्यों को आप जरूर देख लें। अब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट कहने का आशय हुआ कि पात्र परिचय प्रकाशन वर्ष, और ये देख लें कि उसका उद्देश्य क्या है नाटक या कहानी लिखने का, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखते चले जाना है। तो हम यहाँ पर हिंदी नाटक महाभोज की बात करने वाले हैं, जो कि मनु भंडारी कृत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक नाटक है। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं कि इस उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंग मंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये प्रकाशित कब हुआ, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये किस गाँव का जिक्र इस नाटक में हुआ है। आपको पता है कि आपके प्रश्न में आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो मिलान करने के लिए हों, या फिर वहाँ पर आपको ये बताना हो कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जिसका जिक्र, किस नाटक का जिक्र सरोहा गांव से लगा हुआ है। तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखनी है। और जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम आगे बात करते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में यह पहली अपने आप में अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाई देता है। अब ये कथन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो 4-5 ऐसे आलोचक हैं जिनके कथन भी आपको नोट डाउन करके रखने हैं। अब हम बात करते हैं मन्नू भंडारी के शब्दों में। तो उन्होंने कहा है कि उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास, बल्कि महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे हैं, और मैं चाहती हूँ कि बंधु ये जो महत्वपूर्ण पाठ लेसन है, इसको आप जिन मित्रों के पास पीडीएफ है वो तो उन्होंने ऑलरेडी इसको तैयार किया है, और जिनके पास नहीं है तो वो ज़रूर इसको बेहतरीन तरीके से तैयार करके रखें। अब आगे हम जब बात करते हैं तो मन्नू भंडारी के शब्दों में देखते हैं कि महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला, लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार थी। ठीक है, ये मन्नू भंडारी के शब्दों में है। यहीं पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी आपको कि आईएमपी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि इस नाटक में आम जनता की त्रासदी, पिकाऊ मीडिया का चित्रण है, सत्य और ईमानदारी को दबाया गया है, हरिजन गरीब जनता के दयनीय स्थिति का चित्रण है, राजनीति के षड्यंत्र, दांवपेच और हथकंडे का चित्रण है, साथ ही साथ भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा एवं गरीब जनता को फंसाना दिखाया गया है। ठीक है, यदि आपने इसको नाटक नहीं पढ़ा है तो आप ये कर सकते हैं कि इसको देखने के लिए आप यूट्यूब पर कोई वीडियो ओपन कर सकते हैं नाटक के रूप में, जिसका मंचीय नाटक हुआ है, तो यदि उसको भी देख लेते हैं तो भी आपको ये इसका काफ़ी फैक्ट समझ में आ जाएगा। अब इसके हम प्रमुख पात्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दास साहब हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं। दूसरे इसके पात्र हैं सुकुल बाबू हैं, जो कि सत्ता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और सरोहा गाँव की विधानसभा सीट के प्रत्याशी भी रहे हैं। एक और पात्र आते हैं अप्पा साहेब हैं, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। पांडे जी हैं, जो कि दास साहब के निजी सचिव हैं, और लखन सिंह सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, दास साहब के विश्वास पात्र भी हैं। जमुना बहन दास साहब की पत्नी हैं। एमपी सक्सेना पुलिस अधीक्षक के रूप में सामने आते हैं। डॉक्टर IG सिन्हा हैं, यह बड़े ही स्वार्थी चरित्र के पात्र इसमें देखने को मिलते हैं।
श्रीमती सिन्हा जी हैं, डॉक्टर आईजी की पत्नी हैं। दत्ता बाबू हैं, मसाल समाचार पत्र के संपादक हैं। और आगे हम देखते हैं कि भवानी मसाल के सहायक संपादक हैं। ठीक है, अब इसमें महेश एक पात्र हैं, यहाँ आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर। नरोत्तम भी पात्र हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पात्र कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं जैसे कि हीरा है, हीरा विश्व के पिता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपने देखा यहाँ पर जो पात्र निकल कर आते हैं, अप्पा साहब, सुकुल बाबू हैं। ठीक है, जमुना बहन है, ये इंपॉर्टेंट पात्र है। दत्ता बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनका नाटक में क्या कार्य रहा है ये भी आपको देख लेना है। फिर विशेषर हैं उर्फ विशु जी, ये भी इम्पोर्टेंट पात्र हैं। ये यही मुख्य पात्र हैं। ठीक है, नाटक के गौड़ पात्र कितने हैं ये देखने से पूर्व आप मुख्य पात्रों की सूची अवश्य बना लें। मुख्य पात्र का क्या किरदार रहा है नाटक में, ये इसका भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो मुख्य पात्र में हम देखते हैं कि हरिजन का हमदर्द है। कौन? विशु, जो हरिजन बस्ती में आग जली के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया जाता है। बिंदेश्वरी एक पात्र है, उर्फ बिंदा है, जो कि विशु का अभिन्न मित्र है। रुक्मा बहन है, रुक्मा है जो कि बिंदा की पत्नी है। जोरावर है, जो कि स्थानीय बाहुबली दा साहब का सहयोगी पात्र यहाँ देखने को मिलता है। काशी सुकुल बाबू का भूतपूर्व मंत्री है। और सदस्य, यहाँ पे पात्र बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पात्र हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ही देखने हैं। ठीक, ये जोरावर है, इसका भी आपको देख लेना ये कौन है। यहाँ पर लखन सिंह को भी आपको देख लेना है कि लखन सिंह सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। और दास साहब का विश्वास पात्र, ये यहाँ पर देखने को नायक मिलता है। फिर एक लोचन भैया हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा। अब हम देखते हैं कि महाभोज नाटक का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो इस नाटक में स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण देखने को मिलता है। इसमें गरीब और दलितों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। चार टुकारिता, पदलोलुपता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग की झलक है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभकारों यानी पत्रकारों का स्वार्थवश बिकाऊ हो जाते हैं। किसमें? इस नाटक में ऐसा दिखाया गया है। और गुनाहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र भी इसमें रचा गया है। ठीक है, नाटक में 11 दृश्य देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं कि ये नाटक उस समय है जब मन्नू भंडारी ने जिस समय हमारी व्यवस्था थी। ठीक है, जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पूर्व या उसके बाद जो व्यवस्था हमारे समक्ष देखने को मिलती है, जैसा उन्होंने परिदृश्य देखा है, उसी का मंचन उन्होंने इस नाट्य रूपांतरण में किया है। आगे बात करते हैं नाटक के कथानक की। तो उपन्यास का ताना बाना उत्तर प्रदेश के सरोहा गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। कहीं कहीं सरोह है, कहीं कहीं पर सरोहा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। गांव में विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी विशेषर उर्फ विशु की मौत की घटना से शुरू होता है। सरोहा गांव के हरजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। विशु के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे, जिन्हें वह दिल्ली जाकर सक्षम पदाधिकारियों को सौंपना चाहता था और बस्ती के लोगों को न्याय दिलवाना चाहता था। किंतु राजनीति, षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र के कारण विशु के चाय में 2 लोगों ने भेजकर जहर मिलवा दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। विशु के मौत के बाद उसका साथी विशेश्वर बिंद उर्फा इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है और बिंदा को भी राजनीति और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध एवं नाटक के गति को प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बंधु मैं बता दूं, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कहाँ पर? कंप्यूटर स्क्रीन पर आज हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं रिकॉर्ड कर नहीं पा रही हूँ, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैंने कहा इसको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके मैं एक छोटा सा पार्ट इसका आपको मैं अपलोड करूँ। तो हम देख लेते हैं आगे थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हम देख लेते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी अपलोड करने की। क्या इसमें एरर है, कुछ दिक्कत तो नहीं? आप इसको कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्लास कैसी थी, ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी थी, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएंगे। और हम चलते हैं इसके नाटक के दृश्य की ओर। तो इस दृश्य में विशु की माँ अपने बेटे के लाश के पास छाती पीट पीट कर रो रही है। बाप घुटनों पर सिर झुकाकर बैठा है। चारों तरफ लोग जमा हैं। माहौल में सनसनी और तनाव है। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गया है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है, लेकिन आए दिन की तुलना में इस बार पुलिस थोड़ा मुस्तैद दिखाती है। गांव में सभी लोग यह यकीन हो गया है सभी लोगों को कि विशु की हत्या हुई है आगजनी वाली घटना के कारण। ठीक है, विशेश्वर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी, उस लोकतंत्र प्रणाली की हत्या है
जिसमें शिक्षा व ठीक है, जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने और आदर्श बातें की जाती रही हैं, क्योंकि किसी भी देश या समाज के विकास की नींव रखने के लिए इन दोनों का होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखा। इसका दूसरा दृश्य आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, दूसरा दृश्य यहाँ पर है, मैं दिखा रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। और इस यह मसाल साप्ताहिक पत्रिका का कार्यालय यहाँ देखने को मिलता है, जो कि शहर का माहौल यहीं से स्टार्ट होता है, जो कि जहाँ से कि हम देखते हैं कि जो फाइलें व्यस्त रहती हैं, तो नरोत्तम से रिपोर्ट लेकर सीधे भवानी के पास पहुंचकर गांव का सब माहौल सुनाता है। कौन यहाँ पर कौन सुनाता है? हमारा विशेश्वर। ठीक है, फिर आगे विशेश्वर हरिजनों का नेता था। गांव के चुनावी सरगर्मी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी, किंतु इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी से हो रहा था। पूर्व मंत्री शुक्ल बाबू का चुनाव में खम ठोक कर खड़ा होना। ठीक है, फिर दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है। तो यहाँ आप देखेंगे ये दृश्य पूरा, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि पूरा राजनीतिक परिदृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इसका तीसरा दृश्य हमारे सामने आता है, फिर इसका चौथा दृश्य हमारे सामने आता है। आप देख लेना, जिनके पास PDF है उन्होंने इसको पढ़ा है। ये वीडियो दिखाने का मतलब यही है कि नाटक बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ केवल इसका समरी रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बंधु ले सकते हैं। इसके 11 दृश्य जो भी हैं वहाँ मैंने इनका समरी यहाँ पर लेके रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इसका आपको PDF चाहिए, तो मैं PDF कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम पर इसको सेंड कर दूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो या तो पर्सनल मैं आपको दे दूँगी, या फिर मैं टेलीग्राम पर कोशिश करूँगी सेंड कर दूँगी, ताकि सभी को मिल जाए, है ना। इसका मैंने निष्कर्ष भी यहाँ पर रखा है कि अतः निष्कर्ष कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक अपने आप में अपने नाम को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज अर्थात बड़ा भोज। ठीक है, बड़ा आयोजन जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं, किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं, बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा है। इस नाटक में मन्नू भंडारी ने राजनीति के सिर्फ एक रूप को ही नहीं दर्शाया, अपितु अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीज़ों का भी उजागर किया है जो सहज नहीं है। तो ये दिखाने का आशय सिर्फ इतना है कि जब भी आप कोई पाठ पढ़ें और जब भी कोई लेसन पढ़ें, तो उसका समरी आप अवश्य तैयार करके रखें। जैसे मैंने यहाँ पर इस नाटक में आपको दिखा दिया। चाहे कोई नाटक हो, कहानी हो, हिंदी उपन्यास हो, चाहे वो इकाई 10 में लगे हुए जो जितने भी लेसन हैं, तो आप ना कि केवल टाइटल देखें, उसका उद्देश्य ही देखें। और ऐसा नहीं कि आपने पात्र परिचय देख लिया, आपने ये देखा कि वो कहानी कहाँ संकलित है या वो नाटक किस शैली में लिखी गई है। ये सब देखने के बावजूद भी आपको बंधु ये देखना पड़ेगा, उसका समरी आपको अवश्य देखना पड़ेगा, क्योंकि जब समरी आप देखते रहेंगे तो परीक्षा में जैसे भी कुछ प्रश्न आएंगे तो आप उसको अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास मैं आज कंप्यूटर स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के साथ, ताकि मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से वाईफाई कनेक्ट करके और हम बेहतर लाइव क्लास करें इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।